अस्सलाम वालेकुम, शाराए दसू से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक इंतहाई अहम मामला लेकर हम हाजिर हैं और वो मामला है सहाफ़ियों को हरासा करने और फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के आज खुद नोटिस और उस बेंच के हुक्म के बाद जल्दबाजी में कायम किया गया एक 5 रुकनी लार्जर बेंच और आज उसकी बड़ी अहम समाअत हुई। लार्जर बेंच के सामने सवाल ये रखा गया था कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन कैसे इन्वोक होती है। आज इस अहम सवाल के ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने आज सारा दिन दलाइल दिए और अपने दलाइल को समेटते हुए उन्होंने एक बात जो की वो ये थी कि फाजिल बेंच जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच का वो ऑर्डर जो कि उसका आखिरी हिस्सा है उसको ऑल्टर कर दे और मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दे। दूसरी उनकी तजवीज़ थी सिफारशात के मुस्तकबिल के लिए 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करने के हवाले से उन्होंने कुछ तजावीज़ जो हैं वो अदालत को दी। आज की अदालती कार्रवाई के अंदर बहुत अहम कार्रवाई जो वो हुई है। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, वकला मौजूद थे, अदालत सजी थी और 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल सीनियर प्यून कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। बेंच के अंदर एक मौका पर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने यह भी कहा कि अगर हम ये रिकन्सिडर कर लें कि वो 2 जज साहबान जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा बन जाएं तो फिर क्या सूरत हाल होगी। इस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल डॉन अखबार से, जनाब हसनात मलिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, बहुत उम्दा स्टोरीज इन दोनों हजरात की आजकल आ रही हैं, और जनाब हसन अयूब साहब एयरवाइज से। जी नासिर साहब, मुझे एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। क्या? वो ऑब्जेक्शन ये है कि चूंकि आप एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, क्योंकि ये पिटीशन आप ही ने फाइल की है, तो ये बेहतर है प्रॉपर्टी डिमांड्स के आप इसमें शामिल ना हो। ये प्रोग्राम आप बेंच से रिक्यूज़ करें। तो ये जो है ये आपकी अकेले की राय है, मैं दूसरों की राय भी ले लेने दीजिए। जी सर, राय तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही कहा था कि ये प्रोग्राम मुझे करने दें, क्योंकि आप जो हैं वो खुद इसमें एप्लीकेंट हैं और मुनासिब नहीं है आपका कमेंट करना इस पर जो आप हसनात साहब ये सब करेंगे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इस केस के अंदर, तो लिहाजा मैं ये कार्रवाई का हिस्सा ना बनूँ। नहीं, बिल्कुल आप सवाल तो ना करें ना, आपसे सवाल पूछने चाहिए कि आपने किस तरह ये काम किया, वो बेहतर है कि आप ना करें। ले जी, ये जी 2 एक ही अक्सरियत से, मतलब उनकी अटॉर्नी जनरल वाली अक्सरियत है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप दोनों ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, तो मैं जा रहा हूँ। ये बेहतर हो। लो जी, तुसी करो जी प्रोग्राम। चलें जी, हसन साहब करें। नासिर साहब नहीं, थैंक यू वेरी मच अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। लेकिन नासिर भाई, लेकिन आपने बिल्कुल राइटली जो है इस बात पर ऑब्जेक्शन खड़ा किया है कि इनका मुनासिब नहीं है बात करना, और हम जो है वो हमें खुद मिसाल बनना चाहिए लोगों के लिए। बहरहाल आज का जो बुनियादी सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये कि अब 2 मेंबर बेंच का जो फ़ैसला है उससे ये 5 मेंबर बेंच जो है वो किस तरह निकलेगा। क्या जिस अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि आप इसमें एक लाइन को अमेंड करें कि मैटर जो है वो रेफ़र होता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और फिर वो उसके ऊपर जो है कोई भी जो है वो अपना फ़ैसला करें, तो क्या ये मुमकिन है? हसन देखें, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट से केसेस आते हैं या वो अपील में आते हैं, ये अपील नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी तो खुद समझ में आ रही, क्योंकि जो 2 मेंबर बेंच ने जो ऑर्डर दिया है वो एक जुडिशल ऑर्डर है, ठीक है, और वो चैलेंज भी नहीं हुआ, मतलब किसी पार्टी ने उसको चैलेंज भी नहीं किया। तो ऑन इट्स ओन एक 5 लार्जर मतलब मेंबर बेंच ने सुमोटो को खुद के ऊपर एक सुमोटो ले लिया, और वो ये उनका ये कहना है कि ये प्रोसीजर इसमें जो फॉलो किया गया है वो ठीक नहीं है, ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है उसको इग्नोर किया गया है। और क्योंकि फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने बहुत सारे केसेस साइट किए जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी मेंबर थे, उस बहुत सारे ऑर्डर्स में वो मतलब मेंबर थे, या कुछ उनके भी अपने ऑर्डर्स हैं, उसमें भी उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि तमाम ऑर्डर्स में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने ऑर्डर्स में लिखा है कि इसको चीफ जस्टिस के सामने पुटअप किया जाए ताकि वो इस पे सुमोटो लिया जाए। लेकिन इसमें जो धरना का एक केस है वो उन्होंने बताया था कि इसमें इस तरह का ऑर्डर नहीं था, लेकिन ऑफिस ने वो केस खुद पुटअप किया, क्योंकि
जो सुप्रीम कोर्ट का एक सर्कुलर है जिसमें एक पूरा प्रोसीजर तय है और वो 2005 का सर्कुलर हाँ, जो है जिसके तहत जो है वो चीफ जस्टिस को ही स्वाबदी दी गई है कि वही सो मोटो जो है वो ले। वही मतलब फिक्सेशन ऑफ केसेस और चॉइस ऑफ बेंच ये उनका डिस्क्रेशन है। लेकिन आज जो हियरिंग थी उसमें 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी सामने आए हैं। एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी रेज़ किया, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब ने भी ये रेज़ किया कि क्या जो बेंच है वो क्या इन्वोक नहीं कर सकता, क्योंकि वो कह रहा था कि एक साइल है वो उसने दरवाजे में नॉक किया, तो क्या वो साइल को हम कहें कि जी आप जाके चीफ जस्टिस के दरवाजे पे नॉकें या हम मैटर को एंटरटेन कर लें और बेशक चीफ जस्टिस को फिर रेफर कर दें। तो इन्वोकेशन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच और इन्वोकेशन के ऊपर बेसिकली बुनियादी तौर पर जो सारा मामला है वो घुमा है। बिल्कुल। लेकिन अभी आपको मतलब उससे जो निकलना है ये 5 मेंबर बेंच, क्योंकि व्यूअर्स हैं उनके लिए सिंप्लीफाई के तरीके से बात पूछना चाह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, और उसके अलावा जो एतराज़ उठा दिया है जस्टिस काजी फाइज़ ने, वो उन्होंने जो नोट लिखा है उस नोट ने भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने आर्गूमेंट्स को आज सुबह स्टार्ट करने से कबल उन्होंने इस जो उनका नोट था काजी फाइज़ ईसा का उसका तज़किरा भी किया है। और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने ये कहा है कि हम ये जो बेंच है 5 जज बेंच ये ये सिट मतलब बैठा हुआ है एज ए मॉनिटरिंग जज। तो उन्होंने कहा ये इंप्रेशन गलत है, ये मॉनिटरिंग जज नहीं है। लेकिन वो साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जुडिशल ऑर्डर है। और एक और बात भी है कि एक बेंच, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच दूसरे बेंच के ऑर्डर को होल्ड इन अबेंस कैसे कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये वैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अमूमन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देखिए अपील हो एक अलग बात है, रिव्यू हो जाए वो एक अलग बात है, री ऑर्डर तो नहीं होता। हाँ, और अपील तो वैसे भी हाई कोर्ट से ऊपर आती है ना जी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच के ऊपर अपील नहीं होती, वो रिव्यू ही होता है। और उमूमन और रिव्यू का एक लॉ है कि जिस जज ने जो ऑर्डर पास किया है पहला वो बेंच में बैठा होगा। और इसमें उनको एक्सक्लूड कर दिया गया उन दोनों जजेस को। तो हसनात मलिक साहब, आपने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब का जो नोट है वो तो आपने एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया रात को 1:30 बजे। तो एक तो आप इतना लेट क्यों ब्रेक करते हैं खबर, पहले ये बताएं। जिस वक्त मिलती है हसन साहब खबर तो उस वक्त ही देनी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि खबर पहले मिले, क्योंकि आपको पता है शाम तक ये चीज़ें चल गई थी कि जिस तरह काई साहब का मिजाज है तो कोई ना कोई लेटर लिखा होगा, तो लगे हुए थे। लेकिन हमें लिखा नहीं होगा। आपको भी इतला थी, इतला मुझे भी थी और भी बहुत से दोस्तों को थी कि खत लिख दिया है, कॉपी हाथ नहीं आ रही थी। बात कॉपी जो है वो आपको पता है, मेरा ख्याल है कोई इस तरह था कि कॉपी निकली जो है वो 12 के बाद है। अच्छा चले वो बात हम छोड़ते हैं। ये बताएं कि ये ख़त क्या है, ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। और ख़त में मेन सवालात क्या उठाए हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने? देखिए, उन्होंने एक तो सवाल ये उठाया कि ये जो बेंच लार्जर बेंच है इसकी कोई हैसियत नहीं है, लीगल कोई हैसियत, और ये मॉनिटरिंग बेंच किस तरह बनाया गया है। अगर इस तरह मॉनिटरिंग बेंच बनाने शुरू हो गया है, एक ऑर्डर पास करेगा उस पर मॉनिटरिंग, जिस तरह आज मॉनिटरिंग तो हो रही है ना कि उसको एग्जाम कि जी फलां उस बेंच ने ये क्यों किया, और ये जूनियर जज बैठे हैं, सिवाय जस्टिस उमर अता बंदियाल के सारे जस्टिस काजी फाइज़ से जूनियर जज बैठे हैं। तो और वो एग्जामिन कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज़ का मेरिट। तो उन्होंने कहा ये बड़ा फिर डेंजरस प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जिस तरीके से उन्होंने 6 पेजेस का नोट लिखा और कहा कि जी हमें बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। अब इसमें भी देखें ना, रजिस्ट्रार पे क्वेश्चन उठता है कि जब फैज़ाबाद धरने पे जस्टिस काजी फाइज़ ने मामला भेजा तो वो जो नोट भेजा गया साकिब निसार साहब को वो डिफरेंट था, लेकिन जो आज उमर अता बंदियाल साहब को जो 6 पेजेस का जो किसी बड़े माहिर आदमी ने लिखा है, आपको भी पता है कि रजिस्ट्रार जो है वो तो सिविल सर्वेंट, वो तो सिर्फ जजेस के प्लाट देखता है कि कहाँ कहाँ उनके कार्नर में मिलना है, किस जगह मिलना है। वो ये जो लीगल मैटर है 6 पेजेस का, और वो नोट उस पर उन्होंने कहा एक तो जी जो आपने पेपर बुक बनाई है उसमें वो नोट पूरा आपने नहीं उसमें अटैच किया। फिर उन्होंने कहा जी ये तो रजिस्ट्रार है, इसने तो एग्जीक्यूटिव के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ये तो आया ही वहाँ से है, PM ऑफिस में इसने काम किया है। आजम खान इसके थे जिन्होंने एक कनाल का प्लाट चीफ जस्टिस गुलजार साहब को ब्लू आइट कह दिया उन्होंने। चलो वो तो हो गया, लेकिन चलें जजेस के जो प्लॉट्स हैं वो उनको जो मिले हैं वो ज़ाब्ता है, वो बेसिकली डिफरेंट मैटर है, वो होते हैं। देखिए जब हसन साहब मसला ये है, यही बात आती है ना कि जब आप सिविल सर्वेंट को क्यों लगाते हैं, वजह क्या है
क्योंकि वो आपको सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड। आप सुप्रीम कोर्ट के परमानेंट एम्प्लॉइज़ को क्यों नहीं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं करते? इसके अलावा और आप क्यों नहीं कुछ इस तरह, क्यों सिविल सर्वेंट ही क्यों? क्योंकि इनकी नेटवर्किंग होती है, ये सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने बाहर जाना है, किसी बच्चे को जॉब का इशू है, कोई एडमिशन है, कोई चल वो समझ गया मैं बात, लेकिन ये बताएं कि केस के हवाले से केस के हवाले से ज़रा ये बताइएगा कि जो आज मामला जिस सिमत में जा रहा है, आपको क्या लगता है कि लार्जर बेंच जो है, इससे बाद मज़ीद एक लार्जर बेंच बनेगा तो मामला हल होगा, या यही जो 5 रुकनी जो आज खुद नोटिस जायज़ा बेंच है कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में, यही कोई ऐसा ऑर्डर पास करेगा जिससे 2 रुकनी बेंच का जो 20 अगस्त का जो ऑर्डर है वो अमेंड हो जाएगा? देखें, ये इंतहाई काबिल अफसोसनाक सूरत हाल तकरीबन 1.5 साल से चल रही है कि एक बेंच जो है इनडायरेक्टली जो है वो कुछ चीज़ें गाइडलाइन देता है। जिस तरह उमरता बंदयाल साहब ने एक आर्डर में कहा कि जब मिनॉरिटी जजेस रिव्यू में बैठे तो चुप करके बैठे। उसके बाद वो उस पर जैसे मंजूर अहमद मलिक देखा गया कि जजमेंट में जजेस ने एक दूसरे से डायलॉग की है। यहाँ भी यही हुआ है कि जिस तरह जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि अगर कोई गलती हुई है जो भी प्रोसीजरल, तो आपने मेरे साथ बात करनी थी। क्या हुआ कि शाम को प्रेस रिलीज जारी हो जाती है और मैं प्रेस से सुनता हूँ कि जी इस तरह लार्जर बेंच बन गया, और बहुत से जजेस यही बात कर रहे हैं कि ये मामला ज़रूरी नहीं था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 52,000 केसेस पेंडिंग हैं, उन पे फोकस होता कि न कि अपनी जो फरोई लड़ाइयाँ हैं। आज वो फिर एक और जस्टिस काजी फैसल साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जी जो जस्टिस बंदयाल साहब ने ये इंप्रेशन डिस्पेल कर दिया कि जी इख्लाफात नहीं है, लेकिन ये एक परसेप्शन है कि एक जज को यानी मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो ये ज़हरी बात है कि ये उन्होंने फिर पूरी वो दस्तान लिखी कि किस तरीके से मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में नहीं बिठाया जाता। फिर जब किसी मैटर में बिठाया जाए तो 7 ऐसे जजेस को बिठाया जाए कि वो लाइक माइंडेड हो और एक मिनॉरिटी का हो। ये जो ओवरऑल जो बेंचेस में इंक्रोचमेंट हो रही है या जिस तरह फिक्सेशन हो रही है, इस पे बारों में भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि लार्जर बेंच बहुत से और तरीक़ों से भी मसला हल हो सकता था। या फिर जो जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आज 2 जजेस को भी साथ बिठा दें। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जी यस, लेकिन बंदयाल साहब ने कहा नहीं, आप आगे प्रोसीड करें। हमने एक ओथ उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, सिस्टम तबाह हो जाएगा। लेकिन माजरत के साथ साकिब निसार साहब ने सिस्टम की सत्यानाश किया। उन्होंने बाला कोर्ट में बंदयाल साहब को भी साथ लेके गए। जब ज़ल्ज़ला मुतासरीन का जजेस का क्या काम है कि वो ज़ल्ज़ला मुतासरीन के मामला देखें, देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम तो तबाह साकिब निसार साहब ने किया है इस मुल्क का, इस जुडिशल सिस्टम का, और जो काजी साहब ने भी किया है उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, नासिर भाई से भी एक बात पूछता हूँ। नासिर भाई ये बताइएगा कि जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि जो जजेस होते हैं उन्होंने हल्फ लिया होता है आईन पाकिस्तान से वफादारी का, और उस हवाले से भी उन्होंने जो 5 रुकनी बेंच तश्कील पाया है इसके ऊपर सवालात उठाए हैं, इसकी कानूनी हैसियत पर, और इसको गैर आइनी करार दिया है। आप मुत्तफ़िक़ हैं उनसे? देखें हसन, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये 1997 की बात है कि उस वक्त चीफ जस्टिस थे सज्जाद अली शाह साहब। उनके सामने वो जो 58(2)B का एक इशू आया था, मैटर आया था। तो उन्होंने एक हेयरिंग करने के बाद ना उसको उसको ख़त्म कर दिया था। मतलब उसको 58(2)B को उस वक्त की गवर्नमेंट ने ख़त्म किया था, उसको उन्होंने रिवाइव कर दिया। तो ये जैसी मामला हुआ ना, तो दूसरे बेंच में 10 रुकनी बेंच बैठा हुआ था जिसको जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हेड करते, बाद में चीफ जस्टिस। उन्होंने उसको बगैर सुने उसी वक्त जाके सस्पेंड कर दिया। तो मुझे वो वाक़या याद आ गया। ये देखें, ये इंतहाई तकलीफ दे और इसका नुकसान सिर्फ इंस्टीट्यूशन को होता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वही आपको बात कर रहा हूँ ना कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि ये उन्होंने अबेंस में कैसे कर दिया। और जिस तरह भी हम जब कमरे में बैठे थे, हम आपस में बात कर रहे थे, तो वो यही था कि अटॉर्नी जनरल ने जो आज के आर्गूमेंट्स किए ये उस बेंच के सामने कर देते। तो ज़ाहिर है वो बेंच जो है ना, थिंकिंग माइंड भी तो है ना। अच्छा, वो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान जो है ना, एक बैलेंस से आदमी है, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं वो लगता था कि बुझे हैं। उनके आर्गूमेंट्स में वो जो जान होती थी ना, वो जान भी नहीं थी। देखें, बिल्कुल बेसिकली होम्योपैथिक किस्म के उनके आर्गूमेंट्स थे, और ही वाज इन चार्ज, ही वाज एनर्जेटिक, मतलब ही वाज लैक ऑफ एनर्जी, वाज़न्ट इट? देखें हसन साहब, रीज़न ये है कि ये तो उनको भी मालूम है ना कि मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब मैं उनके बारे में तो नहीं बात कर सकता, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के जो जिसका आपने जिक्र किया है
कि ये बात उनको भी हजम नहीं हो रही कि अबेंस में कैसे चला गया, नंबर एक। नंबर दो, जुडिशल ऑर्डर है। अब जुडिशल ऑर्डर को आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे वो करेंगे, सस्पेंड करेंगे या उसको बेसिकली मुअत्तल कर सकते हैं या उस पर अमल दरामद रोक सकते हैं? क्योंकि आपको पता है ना कि ये जैसे ही ऑर्डर आया उसके ऊपर 5 मेंबर बेंच बन गया। जायजा किसका ले सकता है? मतलब 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले का, ऑर्डर का जायजा ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात आज मेरे ख्याल में वो ठीक की है। वो उनका ये कहना था कि चूँकि ये मामलात और ये जो ताकत है, ये जो जुरिस्डिक्शन की एक्सरसाइज है या अथॉरिटी है, ये चीफ जस्टिस के गिर्द घूमते हैं, तो ये बेहतर होगा कि आप उनको आने दें। वो आ जाएं तो वो मामला वो खुद टेकअप करेंगे मामला। चीफ जस्टिस के पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि फुल कोर्ट अगर ये बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यही आपको याद होगा कि पहली हेयरिंग में भी लतीफ़ आफरीदी साहब जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि फुल कोर्ट, इससे बहुत सारे जो है ना जो शकूक और शुबहात और बातें जो चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो दब जाएंगी और इस इंस्टीट्यूशन के लिए भलाई ही भलाई है उसमें। अच्छा, हसनात मलिक साहब से मैं एक बात पूछता हूँ कि कल जस्टिस गाजी फाइज ईसा जो हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर बकौल जिस तरह उनका जो आज नोट हमने पढ़ा, लगता है कि वो तो वेरी मच डिटरमिन है कि शायद वो कल अदालत में बैठ भी जाएं और ये केस सुन भी लें। मेरा ख्याल है अब उनकी कोई पोजीशन नहीं है। जब उन्होंने एक दफ़ा इस लार्जर बेंच में या बेंच में ये अपनी सबमिशन कर दी, अगर वो सबमिशन ना करते तो फिर और बात थी, या वो एक्टिंग चीफ जस्टिस को लेटर लिखते कि आप कैसे कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा वो पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग बन गए। अब ये नहीं हो सकता कि वो अलहदा जाके वो 20 पेजेस का आर्डर भी यहाँ कर दें, सबमिशन भी, वो उसकी नंबर भी लग गया है, कल वो अदालत लगा लें। अगर वो अदालत लगनी भी थी बेहतर ये, लेकिन वो उसको कोई भी पसंद ना करता क्योंकि उसमें इतना इख्लाफ कोई भी नहीं चाह रहा। लेकिन उसके लिए ये होता है कि वो इस तरह आज वो ये जो 15 पेजेस का जो जामे नोट है ये ना करते। लेकिन एक बार उन्होंने जो है वो व्हाट्सएप का भी जिक्र किया है, वो आपसे पूछो नासिर ये सारा काम मुश्किल मुझसे। वो बस व्हाट्सएप पे वो बता रहे हैं कि जो मोबाइल फ़ोन पे कटौती होती थी पैसों उस पे साकिब निसार ने, आपको पता है, पॉपुलस फैसले लिए हैं। वो तो खुली कचहरी भी लाहौर में लगाते थे, अकेले जज जो हैं सारे केसेस। वो मैंने आपको बताया था। हाँ, तो आपने तो वो कौन सी सोसाइटी थी? टॉप सिटी। अब क्या वो, मैं कहता हूँ ये मामलात भी खुले नहीं चाहिए ना कि क्या कुछ होता रहेगा। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि जी वो जो मोबाइल पे कटौती होती थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। एक व्हाट्सएप पे उनको मैसेज HR सेल को आया, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 184(3) में। और उस बेंच में जो थे जैसे इजाजुल हसन भी साथ बैठे थे, और उन्होंने कहा कि जी बहुत से मामलात जिसमें साकिब निसार से करते थे उनमें मुनीब अख्तर साहब भी बैठे होते थे और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी बैठे। मुनीब अख्तर साहब तो बिल्कुल एंड में आए। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि 100 अरब का नुकसान हुआ उस एक खाली 100 मोटो से जो साकिब निसार साहब ने की। फिर उसके अलावा रेकोडेक की बात की कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जस्टिस गुलजार साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, और अजमत सईद साहब, इन्होंने एक जो रेकोडेक का मामला लाहौर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में था, पिटीशन रिजेक्ट हो गई थी उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ उन्होंने 184(3) में 100 मोटो ले लिया था। और उसका नुकसान जो है आपको हुआ कि एक्सिड की तारीख में सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान में आया, और $5 बिलियन जो है वो 6.4 बिलियन। हाँ जी, ये 6.4 बिलियन, 6.4 अरब डॉलर। वही मैं कह रहा हूँ कि 100 मोटो हर लिहाज से भी जो माजी में होता रहा है, चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब या चाहे साकिब निसार साहब, उन्होंने कोई अच्छी प्रेसिडेंट नहीं सेट की। इसी वजह से हर कोई भी मैंने नहीं देखा कि साकिब जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइसा साहब ने भी इस मामले को एंटरटेन किया, उसको कोई भी एंडोर्स नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनसे मुतल्लिक जो बातें तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन आज अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से भी जो रिटन सिनॉप्सिस हमारे पास अभी आए हैं, तो उसमें बज़ाहिर उन्होंने उस चीज़ के से इख्तलाफ किया है जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार करते थे। लाहौर में HR का अकेले जज बैठते थे और उस पर 100 मोटो जो वो उस पर ले लेते थे और नोटिस करके और फिर मामलात को हल करने की कोशिश करते थे। वो खोकर्स वाला केस भी आपको याद होगा, टॉप सिटी वाला भी था, और बहुत से लोग, और बहुत बड़ी एक जो है ना वो लाइन लगी होती थी ख़वातीन की, और जो है वो वहाँ पर बाहर बच्चों समेत आई होती थी, और पुलिस वाले वो जाते थे चीफ जस्टिस साकिब निसार और जाकर 4-5 लोगों को ले आते थे। वो 4-5 आम लोगों के केसेस जो है उनकी समात होती थी, और बाकी फिर वो हाई प्रोफाइल केसेस जो आ जाते थे जिसमें खोकर्स आ गए, फिर इस तरह के, और उन्होंने बेसिकली बुनियादी तौर पर जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, उन्होंने जो अपने रिटन आर्गूमेंट्स दिए हैं
उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को भी रेगुलेट करने की बात की है। तो ये रेगुलेशन जो है अगर हो सकती है आपको समझ? देखिए, ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, लेकिन उसमें उन्होंने ये दो तीन बातें उन्होंने कही हैं कि जो सुमोटो है वो इनक्विजिटोरियल नहीं होता, यानी एडवर्सोरियल नहीं होता, इनक्विजिटोरियल होता है। तो इसको कॉशन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो चीफ जस्टिस है, चूँकि वो मास्टर ऑफ रोस्टर है, तो मामलात उसके पास जाने चाहिए। वो चाहे तो 2 मेंबर बेंच को भेज दे मामला, वो 2 मेंबर बेंच उस केस को देखे, और उसमें अगर वो समझता है कि सोमोटो बनता है माइंड अप्लाई करने के बाद, माइंड अप्लाई करने के बाद, तो उसके बाद उस पर क्वेश्चन उठाए कि ये क्वेश्चन हैं जिनके आंसर ज़रूरत है, फिर वो वापस चीफ जस्टिस को भेजे, फिर चीफ जस्टिस 5 मेंबर बेंच के सामने रेगुलर वो सोमोटो नहीं, थोड़ा नहीं, इस तरह नहीं है, लेकिन ये सिफारिश है, ये उनकी सिफारिश है। लेकिन जस्टिस ने नहीं लेना, बेसिकली उनके कहने का मकसद ये है कि जो सो मोटो लेना है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने लेना है, इंडिविजुअल जज ने नहीं लेना। वो उन्होंने जो बात की है कि वो अगर 2 रुकनी बेंच है तो वो उस पर सो मोटो ले सकता है, लेकिन सो मोटो लेने के बाद मैटर उसने रेफर करना है चीफ जस्टिस को, और फिर चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर बेंच तश्कील देना है। 2-3 है ना, 2-3 कंसेप्ट्स है ना। एक तो डायरेक्ट है सो मोटो, अगर चीफ जस्टिस लेता है या कोई बेंच कोई महसूस करता है तो वो जो आपने बात की है फिर वो करेगा। लेकिन दूसरी तरीका ये भी है कि पहले चीफ जस्टिस के पास भी जाएगी, फिर वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, फिर वो दोबारा वापस आएगी फिर। लेकिन मैं जो हूँ ना, मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वकील साहब से बात हो रही थी, उसने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया और वो बड़ा पर्टिनेंट है, क्योंकि आपको पता है इस बेंच में भी और भी कुछ ऐसे जजेस बैठे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है फ्यूचर का, 3, ठीक है। तो चीफ जस्टिस सुमोटो पावर क्यों देगा, मतलब वो अपने बहरहाल चीफ जस्टिस के पास ये अथॉरिटी तो है ना। उसका ये कहना था कि ये इशू इस बेंच के सामने लगाया जाए जिसमें कोई फ्यूचर का या प्रोस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ना बैठे, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना माइंड अप्लाई करे और फिर वो एक गाइडलाइन प्रॉपर दे, क्योंकि अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऐसी गाइडलाइन आए। तो हलफ लिया हुआ है जी, आप उनको ग्रीडी कह रहे हैं, ग्रीडी माइंड नहीं, ग्रीडी माइंड नहीं मैं कह रहा, इनडायरेक्टली तो वकील साहब ने यही बात, लेकिन अथॉरिटी आपने 3 जज तो बिठा दिए जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस, लेकिन जो 3 फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको भी बेंच में बिठाते तो फिर तो होता कि जी सारे चीफ जस्टिस बैठ गए। तो यहाँ जो पिक एंड चूज है, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा लीगल से ज़्यादा ये पॉलिटिकल मैटर है, जुडिशल पॉलिटिक्स का इशू है, इस पे बात हो रही है। और यही बात आज लतीफ़ अफरीदी साहब कह रहे थे कि जी, उन कहने वाले थे कि जी, और उन्होंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीजन है, असल चीज़ ये देखनी है, लाउड एंड क्लियर है। अच्छा, लेकिन उसको डिनाई कर रहे हैं जस्टिस उमर और इस कंटेक्स्ट को आप पिछले, मैं कह रहा हूँ कि 1.5 साल में जो इंसिडेंट होते रहे उनके साथ मिलाएं, चीज़ें देखें ना, तो आपको ये है कि लीगल से ज़्यादा ये पॉलिटिकल इशूज़ हैं। और जो जस्टिस काजी फैसल ने आज अपने कहा कि जी मैं कोर्डियल रिलेशनशिप चाहता हूँ, मैं तो किसी के मामले में रिस्ट्रेनिंग आर्डर नहीं, जिस तरह मुझे रोका जाता है और मुझे जो है टारगेट किया जा रहा है, परसेप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। और जस्टिस उमर अता बंजाल साहब को पॉलिटिकली चीज़ें जो अंदर इंटरनल जजेस की पॉलिटिक्स है, उसको लीगल ज़्यादा इशू नहीं है। ये तो प्रोसीजर मसला है। ये तो बैठ के वैसे ही अगर 3-4 जजेस, अगर काजी साहब ने ये मामला उठा भी लिया था तो वो आज उन्होंने यही शिकवा किया कि जी मुझे आप बता देते, आपने प्रेस में प्रेस रिलीज जारी की, खबर चली, मुझे पता चला है कि 5 रुकनी बेंच बन। तो वही बात चीज़, जो जजेस जो हैं, ये चीज़ें अपने प्रोसीजर जो मामलात हैं इनको फुल कोर्ट मीटिंग करें। आपने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नो मोर फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ कैबिनेट है, यहाँ फुल कोर्ट मीटिंग 2-2 साल नहीं होती। मुझे बताएं पेंडिंग केसेस 52,000 हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाएं, एक नोट बताएं जिसमें बताया हो कि जी यहाँ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी है इसको कैसे खात्मा करना है। आपको इस हवाले से बता रहा हूँ कि अमेरिका जाने से पहले जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं, वो पिछला 1 हफ्ता पूरा जी, वो पूरा 1 हफ्ता जो है वो रात 12-1 बजे घर जाते थे, सुबह आते थे 9 बजे से पहले, और रात 12-1 बजे तक। देखिए, ह्यूमनली ही इज ऑलमोस्ट टचिंग 65 ईयर्स ऑफ एज, 65 ऑलमोस्ट 65 ईयर्स ऑफ एज, तो अगले साल हो जाएंगे तो 64। तो अभी उनका अभी उनका ये है कि इसके बावजूद मतलब इन लेंथ 15 घंटे 12 घंटे काम करना, देखिए ह्यूमनली भी आपको पता है कि आपको, ये कह रहा हूँ टीम वर्क चाहिए ना, टीम वर्क कोविड आ गया ना, टीम वर्क नहीं, ये पॉकेट देखिए ये तोड़नी होगी। और एक ये इंपॉर्टेंट गुस्सा बहुत है इनको, करेले खाए इन्होंने करेले खाए हैं आज उन्होंने करेले खाए हैं। याद होगा कि चीफ जस्टिस जब आसिफ सईद खोसा साहब थे, उन्होंने उन्होंने कॉइन किया था
कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या सुमोटो मैटर्स हैं वो 5 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सुने। तो मेरे ख्याल में ये सबसे आइडियल है, या फिर फुल कोर्ट करें, ताकि मैं बता रहा हूँ ना जो ये बातें चल रही हैं बाहर कि ये डिवीज़न है, पिक एंड चूज़ है, या इस तरह की बातें, एक्रिमनी है, जजेस आपस में टॉकिंग टर्म्स में नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, टॉकिंग टर्म्स हैं प्रोड्यूसर की तरफ जो से भी एक सवाल ले लें कि अगर ये आज ये बेंच जो है चीफ जस्टिस को सारे इख्तियार तफवीज़ करता है तो फिर उसका फ़ायदा किस चीफ जस्टिस को होगा? सबको होगा। जितने इसमें भी तो जितने भी अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं सबके पास ही जो अगर ये फायदा हो जाता है तो मैंने जो बात आपसे वही की ना, जो कमेंट किया है लॉयर साहब ने, हाँ। तो वो ठीक, वो यही तो कहना चाह रहे थे कि आप किसी किस्म की भी ऐसी गाइडलाइन जो बिल्कुल डिस्पैशनेट हो वो मुमकिन ही नहीं है जब तक वो एक ऐसे बेंच के सामने केस ना लगे, ये वाला, ये सो मोटो वाला, जो ऐसा कोई भी जज हो जो चीफ जस्टिस ना बने, क्योंकि बहरहाल चीफ जस्टिस। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बड़ी बात की, ठीक है कि भाई यार ये प्रोसीजर होना चाहिए। अब जिस तरह मौजूदा सूरत हाल बन रही, एक सो मोटो उठाया जाता है उसमें सही बच्चे निकल आते हैं। आपको पता है कि यहाँ इंक्रोचमेंट के नाम पे जी फिर और मामला, अब रेलवे सर्कुलर भी सो मोटो में चलाई जा रही है, और इसके अलावा और भी बहुत से मामला, ये वो चीज़ें हैं यहाँ पर तो माजी में शराब की बोतल की, अच्छा रेलवे का कोई मैटर, अच्छा रेलवे का मैटर चल रहा है, उसमें स्टील मिल का मामला बीच में, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का मामला आ गया। ये वो सारी चीज़ें हैं, इनमें चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उसको भी रेगुलेट करेंगे। अगर आपने एक चीफ जस्टिस, एक जज को, ये परसेप्शन ये जा रही है कि एक जज को कर्टेल करने के लिए सारा ये बेंच है और ये मामला, ये बड़ा खतरनाक है। आप सही कह रहे हैं कि इख्तियार तो अदारे का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, ना कि किसी जज का है। लेकिन बुनियादी तौर पर फिर भी हमारे यहाँ जो अभी चीज़ें हैं वो इवॉल्व होने की बजाय जो है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये आपको नहीं लग रहा कि आइंदा आने वाले दिनों में कम होगी, लगता है आपको? देखिए, मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि देखो, इंस्टीट्यूशन जब वीक होता है तो उसका नुकसान हमेशा हम स्टेक होल्डर्स हैं ना, ऑर्डिनरी सिटीज़न है ना, हमें ही नुकसान होता है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को वीक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो आपस की जो स्क्रिमिशेस हैं, एक्रिमनीज़ हैं, ये जिस तरह की डिविजन्स हैं, इसका हमेशा नुकसान होता है। अच्छा, आप मेरे उस्ताद भी हैं, सीनियर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, कल क्या होगा? देखिए कल की जो हियरिंग होगी वो तो अब देखें, मेरा तो ख्याल है कि जो लतीफ़ आफरीदी साहब हैं और खुशदिल खान साहब हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, वो ज़ाहिर है वो एम्फेसिस इसी पे करेंगे कि फुल कोर्ट होना चाहिए, और ये इम्प्रेशन ख़त्म करें कि डिवीज़न है, और बेहतर ये है कि उन जजेस को भी शामिल करें। अगर फुल कोर्ट नहीं करते तो कम एटलीस्ट उन 2 जजेस को जिन्होंने ये अगस्त 20 का ऑर्डर दिया, कम से कम उनको तो शामिल करें ना, ताकि हर किस्म के इम्प्रेशन ही ख़त्म हो जाए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये बेहतर होगा, इंस्टीट्यूशन के लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा चलो, वो तो एडिट कर लेंगे इसको। हाँ जी, मनी साहब आप बताएं कि कल क्या होगा, और आपको क्या लगता है कि कल जो केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, या आपको लगता है कि अभी केस चलना है मजीद? मेरा ख्याल है कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आज जिस तरह जस्टिस काजी अमीन बेंच से बड़ा रेयर होता है कि उन्होंने बेंच में कहा कि जी उन जजेस को भी बिठाया जाए। अब उन्होंने इनडायरेक्टली बात की कि क्या ये मुनासिब नहीं है कि उन 2 जजेस को बिठा, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने इंडोर्स किया, लेकिन बंदियाल साहब ने कहा कि नहीं, आप प्रोसीड करें। तो उससे वाज़ेह हो गया कि बेंच यही होगा और यही चलाएगा, और यही ख़तरनाक आगे जो सूरत हाल बन रही है कि उससे जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ जस्टिस काजी फैसला है नहीं है, याद रखें, और भी जजेस हैं जिनका जिस तरीके से उनका बेंच पे और मामलात में भी कई चीज़ों में इख्तलाफ रहा है। तो ये वो जो चीज़ है, असल चीज़ है, इसको इमिकेबली उन्हें चैम्बर में रिजॉल्व करना है। ये प्रोसीजर मैटर है, बेहतर होता कि यहाँ ये कोर्ट रूम में ना होता और यहाँ आम केसेस आम लोगों के सुने जाते, ना कि ये होता कि काजी साहब ने कैसे नोटिस लेना है, किस तरह करना है। ये तो प्रोसीजर मामलात हैं जो आप चाय में टी रूम में जब बैठते हैं तो 11:30 से 11:30 वहाँ रिजॉल्व कर सकते हैं। जी नाजरीन, जैसे आपको मालूम है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक नोट आया है, जिस पर जो 5 रुकनी लार्जर जायज़ा बेंच है उसके ऊपर जो है एतराज़ात उठा दिए हैं। अब देखते हैं कि कल जो है खुशदिल खान जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ़ आफरीदी, उन्होंने भी अपने दलाइल देने हैं। देखते हैं कि कल जो है वो अदालत में क्या मज़ीद जो है वो पेशरफ सामने आती है, क्या ये केस कंक्लूड होता है या मज़ीद जो है एक और तारीख पड़ जाती है। आपको जो भी अपडेट्स होंगी उनसे आगाह करेंगे। शारह दस्तूर AQS लाइव से हसन अयूब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।